सर हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, अभी उपस्थित होते हैं तो फिर कक्षा संचालन शुरू होगा। हेलो जी प्रणाम सर। जी सर ज्योग्राफी से रोहित बोल रहे हैं सर। सर हम लोगों के फोर्थ पेपर में जो दिया है सिनॉप्सिस की तैयारी, जैसे उद्देश्य, पद्धति और दृष्टिकोण के, तो इसमें हम कोई सा भी सब्जेक्ट लेके किसी भी विषय हाँ पे कर सकते हैं। जी 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 हाँ। कोई अपना टॉपिक जो हमें ज्यादा समझ में आता है उस पे, या जिस क्षेत्र में आपको करना है रिसर्च, उस क्षेत्र में जिस टॉपिक, तो फिर यही वाला आगे भी चलेगा अगर जो आप हम पहले जमा से डिसाइड करेंगे। कर लेते हैं अपना रास्ता तो और बढ़िया है, नहीं तो बाद में फिर रास्ता चेंज करिएगा। आप अपनी समझ को देखिए कि हम किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, उस पर हमारी क्या तैयारी है। और थर्ड यूनिट में हम लोगों का रिमोट सेंसिंग से लेके और फ्रेमिंग पायलट का है वो, तो इसके लिए तो पीपीटी नहीं तैयार करना होगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं। सर हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। ठीक सर, आज ओके। की इस आवासीय कक्षा में उपस्थित सभी विद्वत जन एवं शोध छात्रों का स्वागत करते हैं। हम लोगों के बीच आज की कक्षा संचालन के लिए प्रोफेसर केपी पांडे सर उपस्थित हैं। मैं सर का विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से सभी शोध छात्रों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं और सर से आग्रह करता हूं कि सर आज की कक्षा की संचालन करें, शुभारंभ करें। सर Today I am going to conclude by telling a few final things. You know that research is a highly reflective and dynamic process. शोध एक अत्यंत विमर्शी चिंतन की प्रक्रिया से जुड़ा होता है, और आपने शोध की समस्या चुन लिया है, परिकल्पना बना ली है, रिसर्च डिजाइन भी तय कर लिया है, और रिसर्च डिजाइन के हिसाब से आपने डेटा कलेक्शन भी कर लिया है और उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, खास तौर से टेबुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिससे कि मीनिंग निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिसर्च हाइपोथेसिस, आपने कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप which follows the analysis of your data? That stage is called formulation of conclusions and generalizations. सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष प्रतिपादित करना। शोध जो आपने किया और जो आपने रिजल्ट्स आपको मिले, जो एनालिसिस की है स्टैटिस्टिकल, टेबुलर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से डेटा की, उससे क्या किया जा सकता है? आप जानते हैं कि शोध का उद्देश्य होता है सैंपल से पॉपुलेशन प्रॉपर्टीज की ओर
प्रतिदर्श के आधार पर समग्र के बारे में, समग्र की विशेषताओं के बारे में, समग्र की विलक्षणताओं के बारे में वर्णन देना, व्याख्या देना, भावी कथन करना, बातें शोध के अंतिम चरण में आती हैं। एंड यू राइट द कंक्लूजन्स, वेयर डू यू अराइव एट, आप कहाँ पहुंचे और आपके शोध में जो समस्याएं थी और उन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में आपने जो परिकल्पनाएं बनाई थी और परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए जो डेटा एनालिसिस किया, डेटा कलेक्ट किया, डेटा एनालिसिस किया, तो उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए, क्या निष्कर्ष निकले, ये आपको करना पड़ता है। एज ए वेरी केयरफुल scientific step, you have to undertake it. What will my findings lead to state in terms of the population characteristics, और हम generalizations क्या कर सकते हैं। तो आज हम आपको formulation of conclusions और generalizations के बारे में पहले बताएंगे, फिर जब रिसर्च पूरा हो जाता है तो थीसिस कैसे लिखते हैं, डिसर्टेशन कैसे लिखते हैं, और जब ये सब पूरा कर लूंगा तो आपको ये बताऊंगा कि आप फिर शुरू में चले जाएंगे कि शोध का प्रस्ताव आप कैसे बनाएंगे एज ए रिसर्च स्टूडेंट, एज ए रिसर्च स्कॉलर। तो मैं अभी आपको बताने जाता हूं लॉजिकली फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन्स एंड जनरलाइजेशन इज लिंक्ड विथ your data analysis, and therefore the analysis and interpretation lead to summing up under the caption called conclusions and generalizations. निष्कर्ष और सामान्यीकरण शीर्षक के तहत आप यह इंगित करते हैं कि आपने जो शोध किया उसका परिणाम क्या निकला। तार्किक दृष्टि से ये दोनों शब्द निष्कर्ष और सामान्यीकरण बहुत अंतर इनमें नहीं है तार्किक दृष्टि से ये शब्द, लेकिन व्यवहार में एक शोधकर्ता इन दोनों में थोड़ा विभेद करता है। निष्कर्ष और जनरल, निष्कर्ष का मतलब है कि जो हमने हाइपोथेसिस टेस्ट की है वो रिसर्च की हाइपोथेसिस के बारे में हमें क्या संकेत दे रही है। हमें रिसर्च हाइपोथेसिस को मान्य घोषित करना है, और यदि मान्य घोषित करना है तो हम रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में जो निर्णय ले रहे हैं और जो हमने रिसर्च हाइपोथेसिस शोध की परिकल्पना निर्मित की थी उसको सैंपल के संदर्भ में जो जिस समग्र से सैंपल लिया गया है हम किस तरह से सामान्यीकरण कर सकते हैं। तो दोनों ही निष्कर्ष और सामान्यीकरण अत्यंत संयत और बहुत ही निश्चित भाषा में लिखे जाते हैं। उनको इंडिकेट किया जाता है, उनको अपने शोध में इंगित किया जाता है कि हमारे रिसर्च का ये परिणाम आया, न ज्यादा न कम। तो द रिजल्ट्स एनालाइज थ्रू, जो भी आपने रिजल्ट्स एनालाइज किए थ्रू टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दे आर एक्सप्रेस्ड इन द मोस्ट पिन पॉइंटेड मैनर, बहुत ही प्रिसाइज ढंग से उनको इस स्टेज पर आप अपने शोध में नोट करते हैं कि हमारा ये रिजल्ट है। और ये ध्यान रखिए, रिजल्ट ऑफ रिसर्च इज ए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। आपने क्या देखा अपने शोध में, एंड कंक्लूजन इज एन इन्फरेंस बेस्ड ऑन रिजल्ट्स। निष्कर्ष जो है, जो आपने परिणाम प्राप्त किए हैं उसके आधार पर एक तरह का आनुमानिक कथन होता है।
अब आपको ये ध्यान में रखना है सामान्यीकरण किसे कहते हैं और सामान्यीकरण के प्रकार क्या होते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण हम प्रतिदर्श से, अपना जो शोध का प्रतिदर्श चुना है उससे, हम जिस समग्र से हमने प्रतिदर्श चुना है उस समग्र पर कितने विश्वास के साथ जो बात प्रतिदर्श के आधार पर, जो ऑब्जर्वेशंस हमको प्रतिदर्श के आधार पर देखने को मिले हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को हम शोध के समग्र तक या शोध के समग्र के बारे में किस सीमा तक सामान्यीकरण कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे डॉक्टर जो है आपका ब्लड टेस्ट लेता है तो आपके सारे स्वास्थ्य के बारे में ब्लड टेस्ट से एक सैंपल लेता है और उस सैंपल से आपके शरीर में जो ब्लड है और उसमें जो जिस तरह के तत्व हैं उनके बारे में अनुमान। उसी तरह से जब आप शोध करते हैं तो सामान्यीकरण किया जाता है पूरे समग्र पर, जिस समग्र का हमारा प्रतिदर्श प्रतिनिधित्व करना। और यह समग्र जो होता है पूर्व परिभाषित होता है शोध, और आपने उसी पूर्व परिभाषित समग्र से सैंपल चुना है। तो दो तरह के सामान्यीकरण होते हैं, एक तो होता है वर्टिकल उदग्र और दूसरा होता है लेटरल क्षैतिज। तो वर्टिकल जनरलाइजेशन जैसे आपने अभी रिसर्च किया, फिर 6 महीने बाद किया, फिर उसी प्रॉब्लम पर 1 साल बाद किया, 2 साल बाद किया, 5 साल बाद किया, तो वो जो जनरलाइजेशंस हैं वो हर चरण में बिल्डअप होते जाएंगे और इसको कहते हैं वर्टिकल जनरलाइजेशन, उदग्र सामान्यीकरण। आप जैसे आपने एक शोध किया, अपने क्लास में किया, अपने क्लास के बच्चों पर किया, आपने अपने महाविद्यालय में किया, अब आप दूसरे महाविद्यालयों से जोड़ते हैं और दूसरे विद्यालय से, तो आप जो सामान्यीकरण है वर्टिकली आप जनरलाइज करते जाते हैं कि हमारी जो फाइंडिंग्स हैं शोध के परिणाम, इसको कहते हैं वर्टिकल। ज्यादातर एक्शन रिसर्च में, क्रियात्मक अनुसंधान में जो जनरलाइजेशंस का स्कोप है वो वर्टिकल होता है। और दूसरा है लेटरल जनरलाइजेशन जिसको क्षैतिज भी कहते हैं, जिसे हम फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च में आमतौर से हम सैंपल से पॉपुलेशन की ओर जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, हम सैंपल से ऑब्जर्वेशन के बारे में, उन ऑब्जर्वेशंस को समग्र के बारे में जोड़ते हैं। तो जनरलाइजेशंस परफेक्ट इंडक्शन के आधार पर हो सकता है, इनपरफेक्ट। परफेक्ट माने सारे समग्र को आपने लिया है तो आपका जो जनरलाइजेशन होगा, इंडक्शन होगा, वो परफेक्ट। और आमतौर से चूंकि हमें पूरा समग्र नहीं मिलता, हम प्रतिदर्श पर करते हैं, तो हमारा जो इंडक्शन है वो इम्परफेक्ट होता है, अपूर्ण होता है, और हम प्रोबेबिलिस्टिक टर्म से संभाव्यता के आधार पर जनरलाइजेशंस करते हैं। तो generalizations in a research study have to be formulated in keeping with the observations and observations that you have arrived at, that you have noted, that you have recorded in your study. और इतना ना हो कि आपने जो ऑब्जर्व किया उसके बियॉन्ड चले जाएं, ओवर जनरलाइजेशन, या जितना देखा उससे कम ही आप रिपोर्ट करें, अंडर जनरलाइजेशन। तो अवसामान्यीकरण जिसको अंडर जनरलाइजेशन, और अति सामान्यीकरण ओवर जनरलाइजेशन, ये दोनों ठीक नहीं, इनसे बचना चाहिए। अब आपको प्रिकॉशंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन्स इन जनरलाइजेशन। जब आप शोध में निष्कर्ष और सामान्यीकरण, तो आपको एम्बिगुअस टर्म्स अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे शब्द
जिनके अर्थ क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, संदिग्ध हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स में फर्क करना चाहिए। फैक्ट्स अलग होते हैं, ओपिनियन अलग होती है, तो ओपिनियन को फैक्ट से रिप्लेस न करें। और फिर अपने शोध की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं में, उस लक्ष्मण रेखा के भीतर आपको सामान्यीकरण करना है। ये नहीं कि आप जितना है उसके बाहर जाकर करने लगे। और खास तौर से जब आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो केयरलेस या इनकॉम्पिटेंट टेबुलेशन से बचना चाहिए। और लॉजिक भी आपकी ऐसी लॉजिक जो कि इनवैलिड एजम्पशंस पर, गलत मान्यताओं पर आधारित है, ऐसे इनएप्रोप्रिएट एनालिसिस जो उपयुक्त नहीं है, ऐसी एनालॉजीज या इन काज को इफेक्ट और इफेक्ट को काज बनाना, इस तरह का बताना, आपको शोध में इस तरह के निष्कर्ष के समय पर इस तरह की परिस्थितियों से, इस तरह की स्थितियों से बचना चाहिए। और फेलियर टू रियलाइज दैट, और ये देखें कि जो आपने रिसर्च में निकाला है होल है, एक पार्ट से निकला है, तो होल में बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। खाली ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी नहीं, बल्कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वेयर डू दे लीड टू इन रिस्पेक्ट ऑफ taking a logical step for the hypothesis, in respect of the fit of the hypothesis, research hypothesis that I have formulated. So put restrictions on your unconscious bias. अचेतन पूर्वाग्रह से बचिए। अवॉइड इनएप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स। सांख्यिकी की विधियां आपने बहुत सारी सीखी हैं, तो आपको देखना होगा कि कहाँ पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा, कहाँ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगेगा, और पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना है तो क्या क्या अपेक्षाएं हैं, और कंप्यूटेशनल एरर से बचना चाहिए, डबल ट्रिपल चेक कर लेना चाहिए। अब आपने इस तरह से जब रिसर्च का कंक्लूजन और जनरलाइजेशन के स्टेज पर आप आ गए, तो अब आप नाउ यू हैव टू रिपोर्ट योर रिसर्च। रिसर्च को रिपोर्ट करना होता है। यदि मान लीजिए आपको कहीं से ग्रांट मिली है और रिसर्च ग्रांट मिली है, तो आपको रिसर्च पूरा करने के बाद रिपोर्ट देनी होगी कि क्या परिणाम आए, क्या प्रभाव पड़ा आदि। उसी तरह से आप एमफिल पीएचडी लेवल पर रिसर्च करते हैं, तो आपको रिसर्च रिपोर्ट, जिसे हम थीसिस और डिसर्टेशन कहते हैं, ये आपको लिखना पड़ता है। थीसिस के लिए शोध प्रबंध शब्द चलता है, और डिसर्टेशन के लिए शब्द जो है लघु शोध प्रबंध। तो देखो, थीसिस डॉक्टरल लेवल रिसर्च के लिए थीसिस, और मास्टर्स लेवल एमफिल या मास्टर्स लेवल्स पर जो आपका एमए एमएससी लेवल पर यदि आपका डिसर्टेशन है, उसको लघु शोध प्रबंध। कई विश्वविद्यालयों में इस तरह की व्यवस्था है। बाहर के देशों में ये टर्म, जैसे अमेरिका वगैरह में पीएचडी लेवल जो रिसर्च है उसके लिए डिसर्टेशन कहते हैं। हमारे यहाँ परंपरा ये है, हम पीएचडी लेवल रिसर्च में जो रिपोर्ट देते हैं उसको थीसिस कहा जाता है, और मास्टर्स लेवल पर जो रिपोर्ट देते हैं उसको डिसर्टेशन। अब आपको क्या कुछ ऐसे स्पष्टीकरण आपके दिमाग में होने चाहिए, क्या है जिनके बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए। राइटिंग ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट इज ए नेसेसरी फाइनल स्टेप ऑफ ऑल। बिना रिसर्च रिपोर्ट के रिसर्च की परिणति, अंतिम परिणति मान्य नहीं होती। सो रिसर्च रिपोर्ट इज ए नेसेसरी फाइनल स्टेप of all research projects, whether action research, applied research, or basic research. These terms, the terms thesis or dissertations, अभी मैंने बताया, are sometimes used interchangeably. कहीं-कहीं thesis और dissertation में कोई भेद नहीं करते, लेकिन आमतौर से कन्वेंशन, परंपरा यह है हमारे यहाँ, जो PhD लेवल, बट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर जो PhD लेवल डॉक्टरल लेवल रिसर्च है,
उसको हम थीसिस शोध प्रबंध कहते हैं, और मास्टर्स लेवल रिसर्च है उसको डिसर्टेशन लघु शोध प्रबंध के अंदर हम प्रेजेंट करते हैं। तो लेकिन कोई सेट रिजिड कन्वेंशन इसके बारे में नहीं। A research report may be presented therefore as a thesis or dissertation. It may also be presented as a journal article or a paper to be read in a seminar. A different approach is followed in each of these cases. यदि आपको PhD पूरा आपने रिसर्च पूरा कर लिया है, आपको रिपोर्ट करना है तो थीसिस लिखेंगे और उसका एक पैटर्न है, फॉर्मेट है, वो फॉलो करेंगे। यदि आपने मास्टर्स डिग्री लेवल पर किया तो डिसर्टेशन है, उसका फॉर्मेट है। आपको किसी रिसर्च जर्नल में आपको अपने रिसर्च आर्टिकल को देना है तो उसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप अपने रिसर्च जो भी आपका कृत शोध है वह उस जर्नल के अपेक्षानुसार उस फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा। और यदि आपको किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी सेमिनार में, किसी वर्कशॉप में कोई पेपर पढ़ना, रिसर्च पेपर, तो वहाँ भी फॉर्मेट है और एक अंतर किया जाता है इन फॉर्मेट्स में, हालांकि कॉमन बातें वही। हम आपको थीसिस और डिसर्टेशन फॉर्म, जब आप अपना रिसर्च पूरा कर लेंगे तो थीसिस किस फॉर्म में सबमिट करेंगे, उसके लिए फॉर्मेट है। आमतौर से जो फॉर्मेट है, द फॉलोइंग फॉर्मेट इज टिपिकल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ ए थीसिस। तो थीसिस और डिसर्टेशन का ये फॉर्मेट क्या है? पहले प्रिलिमिनरी पेजेस होंगे, शुरू के पेजेस, फिर टाइटल पेज। प्रिलिमिनरी पेजेस में देखिए ABCD EF क्या क्या है, बोलिए। प्रिलिमिनरी पेजेस, प्रारंभिक पृष्ठ में क्या? टाइटल पेज। टाइटल पेज होगा जिसमें पहले ऊपर आपका PhD जिस टॉपिक पर आपने किया टॉपिक दिया होगा और आप जिस यूनिवर्सिटी में आप सबमिट करते हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम, और आप कहेंगे PhD स्तर के शोध प्रबंध के रूप में प्रस्तुत, और अपना नाम लिखेंगे कोने पर और दूसरा आर्टिकल। तो ये टाइटल पेज, फिर यही रिपीट होता है। इसके बाद तीसरा पेज होगा एक्सेप्टेंस पेज। उसमें गाइड, आपका जो रिसर्च गाइड है वो आपको सर्टिफिकेट देगा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट सो एंड सो हैज रेगुलरली pursued PhD work under my guidance, and all these data and interpretations are his original contribution, and there is nothing which brought under the preview of doubt or etc. इससे एक फॉर्मेट होता है, उसमें सर्टिफिकेट देता है, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। फिर आप प्रीफेस लिखते हैं। प्रीफेस कहते हैं आमुख, विद और विदाउट एक्नॉलेजमेंट। इसमें आप प्रीफेस में कि आपके शोध प्रबंध में कितने चैप्टर्स हैं, आप पहले एक पैराग्राफ बताएंगे कि ये क्यों, कैसे शोध लिया गया, क्यों लिया गया, फिर इस शोध को पूरा करने में जो आपको समय लगा है उस, और जिस तरह के संसाधन प्रयोग किए हैं आपने, उसके बारे में जिक्र करते हुए आप बताएंगे इस शोध प्रबंध में 5-6 चैप्टर्स हैं, पहले चैप्टर में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, पांचवें में। और इसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट, मैं फला फला के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने, ये पूरा पेज प्रीफेस। कई बार एक्नॉलेजमेंट अलग से भी देते, आभार प्रदर्शन, कई बार प्रीफेस के साथ ही, यदि बहुत से लोगों को आभार करना है तो अलग पेज। और इसके बाद थीसिस में टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, आपके थीसिस में पहला चैप्टर में क्या है, कहाँ से किस पेज से किस पेज तक है, दूसरा चैप्टर टाइटल क्या है, उसमें क्या क्या है, उसके मुख्य बातें, फिर किस पेज से किस पेज पर, इस तरह से सारे चैप्टर्स को आप टेबल ऑफ कंटेंट, विषय सूची। फिर आप दूसरा पेज आएंगे, हमेशा ध्यान रखिए, उसके बाद जब टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा पूरा पेज होगा, इसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट दूसरे पेज पर करिए, फिर वही लिस्ट ऑफ टेबल्स टाइप कर दो।
टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद फिर दूसरा पेज लेंगे, आपने थीसिस में कितने टेबल्स यूज किए हैं, उन टेबल्स का नाम और डिस्क्रिप्शन और किस पेज पर हैं, और आपने डायग्राम्स बनाए हैं या आपने हिस्टोग्राम्स बनाए हैं, पाई डायग्राम्स बनाए हैं, या और आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंट, तो लिस्ट ऑफ फिगर्स। इस तरह से आपको ये प्रिलिमिनरी पेजेस में देना। और कोई मान लीजिए आपने रिसर्च में टेस्ट यूज किए हैं तो उन टेस्ट का जिक्र करेंगे आगे। अब आपको थीसिस का जो मेन बॉडी है वो क्या है, बॉडी ऑफ द, पीछे ले जाओ, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में 3 चीजें। जो मुख्य शोध प्रबंध का की जो मुख्य बॉडी है उसमें 3 चीजें होंगी। डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द सोर्सेज ऑफ डेटा एंड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोसीजर यूज, प्रेजेंटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ। अब इसको सिलसिलेवार इस तरह से आपके पहला चैप्टर होगा इसका, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड जस्ट पहला चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। तो उसमें देंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में आपने शोध किया है, प्रॉब्लम क्या है, और इस प्रॉब्लम के लिए इसका इस तरह का अध्ययन का औचित्य क्या, जस्टिफिकेशन क्या, फिर शोध का उद्देश्य क्या है, फिर डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स, जो आपने शोध किए हैं उनमें जिन टर्म्स को यूज किया है उसको परिभाषित करेंगे कि ये इन अर्थों में ये शब्द प्रयोग में लाए गए हैं। फिर रिव्यू ऑफ द रिलेटेड टू द टॉपिक, जो आपका शोध का प्रकरण है उससे संबंधित जो शोध है उनका सर्वेक्षण, और इसके बाद 5वां ए ब्रीफ अकाउंट मेथड्स एंड प्रोसीजर्स यूज्ड। शोध में क्या विधि आपने प्रयोग में लाई है, किस तरह से आपने डेटा इकट्ठा किया, रिसर्च डिजाइन क्या है, डेटा टूल, डेटा कलेक्शन टूल क्या था, कैसे डेटा किया, ये सब इस चैप्टर में। और फिर इसके बाद आगे चलो, इसके बाद जब तो 3 बार प्रिलिमिनरी पेज, बॉडी ऑफ द, फिर समरी एंड कंक्लूजन। समरी आप कंक्लूजन बिब्लियोग्राफी देंगे, और ऐसे डेटा हेलो तो इंडेक्स और अपना वीटा ये एंड में दिया जाता है, और आपका बायोडेटा, आपका जीवन वृत्त, आप क्या हैं, किस तरह से आपका आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन। कई बार यूनिवर्सिटीज नहीं इसको चाहती, इसको रिवील नहीं कर रहे कई बार, तो ये दिया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है, स्टाइल इन राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाइल, शैली क्या हो। शोध प्रबंध जब आप लिखेंगे इन चैप्टर्स में, जब प्रस्तुत करेंगे तो आपकी शैली क्या होगी। इट हैज टू बी एम्फसाइज्ड दैट इन राइटिंग ए रिसर्च और डिसर्टेशन द लैंग्वेज शुड बी सिंपल रेदर देन लिटरेरी और ऑर्नामेंटल। अलंकारिक भाषा का प्रयोग वर्जित है। आप ऐसे मुहावरेदार शब्दों से या युक्तियों से आप थीसिस को बचाएं, और कम से कम कोई भी किसी तरह की भाषाई त्रुटि न हो, ये ध्यान रखिए, लिंग्विस्टिक एरर न हो, और जो शब्द प्रयोग में लाए ऐसे हों जिनके आंसर्स के बारे में कोई कंफ्यूजन न हो, एक ही अर्थ निकलता हो, द्वयार्थक न हो, बहुलार्थक न हो। और आप कैसे किसी के कोटेशन को कैसे साइट करेंगे, ऑथर का नाम कैसे देंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल्स, तालिकाएं कैसी, सारणियां कैसे प्रस्तुत करेंगे, फिगर्स कैसे देंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, द थीसिस शुड फॉलो ए लॉजिकल स्कीम। हर एक चैप्टर से दूसरे, आप दूसरे चैप्टर में जाइए तो पहले चैप्टर के एंड में थोड़ा हिंट देना चाहिए, अब हम दूसरे चैप्टर में ये बातें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दूसरा करिए तो थोड़ा ब्रीफ में कि पहले में हम ये कर चुके हैं, अब इस चैप्टर में ये करना है, तो इससे लॉजिकल एक कोहेरेंस और कनेक्शन बिटवीन दी चैप्टर्स होता है। एंड देयर शुड बी रिलेशनशिप बिटवीन वन सेक्शन, एक
आपके शोध प्रबंध के एक भाग में और दूसरे भाग में एक तरह का रनिंग संबंध होना चाहिए। एंड लास्टली साइज ऑफ द थीसिस कितनी बड़ी हो, कई लोग 500, 600, 10, 700, 800 पेजेस का, एंड ये कई बार ये मान्य नहीं होता। ये न तो बहुत बल्कि होनी चाहिए और न बहुत शॉर्ट की। बहुत कम 50-60 पेजेस में थीसिस लिखने वाले एक ही 2 लोग हैं, वो बहुत बड़े जीनियस होते हैं। आमतौर से 150 से लेकर 400-500 पेजेस तक की थीसिस होनी चाहिए। ज्यादा इससे करेंगे तो आप संकट में आ सकते हैं, गलतियां होंगी, फिजूल के मटेरियल आप उसमें डालेंगे और अनावश्यक बातें उसमें जोड़ेंगे जो कि अपेक्षित नहीं। ये आपको मैंने थीसिस लिखने के लिए इसमें डिटेल में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से थीसिस में आपको शब्दों को प्रयोग करनी है, आमुख में कैसी भाषा हो, कैसे आप कृतज्ञता ज्ञापन करना, ये सब आपको सीखना। अब लास्ट में हम लेते हैं शोध। आप ये तो मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी आपको शोध की। अब शोध करना चाहते हैं तो आपको शोध का प्रस्ताव बनाना आना चाहिए। शोध का प्रस्ताव कैसे बनाएंगे? हर विश्वविद्यालय शोध का प्रस्ताव डिमांड करता है, उम्मीद करता है कि आप शोध का प्रस्ताव बनाएं। सीखना है कि हम शोध का प्रस्ताव किस फॉर्मेट में बनाएं। अब मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। प्रिपेयरिंग ए सिनॉप्सिस, रिसर्च सिनॉप्सिस भी कहते हैं। शोध के प्रस्ताव को अंग्रेजी में रिसर्च सिनॉप्सिस कहते हैं। क्या है ये? रिसर्च प्रपोजल इज ए प्रपोजल फॉर स्टडी ऑन ए सब्जेक्ट फाइनली सिलेक्टेड फॉर रिसर्च। आपने अंतिम रूप में शोध के लिए जो विषय चुना है, उस विषय पर शोध आप कैसे करेंगे? आप किस प्रकार समस्या और परिकल्पना परीक्षण की युक्ति क्या होगी, ये सारी चीजें विस्तार से शोध प्रस्ताव में कितना समय लगेगा और क्या संसाधन हैं जिनका आप उपयोग करेंगे और कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनकी आप अपेक्षा विशेष रूप से करेंगे, आपको पूरा करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे रहा हूं। द आउटलाइन ऑफ सच ए प्रपोजल शुड जनरली बी इन द फॉलोइंग फॉर्म। पहला होना चाहिए, जैसे शोध का शीर्षक दिया कि आपका प्रस्ताव जो है पढ़ते ही, शीर्षक पढ़ते ही पता चल जाएगा अच्छा इस विषय पर ए स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी in respect of selection of teachers। आपने टॉपिक दे दिया। अब कॉन्टेक्ट आया, a study of the problems of students of जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी enrolled for PhD research। क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने मान लो इस पर प्रस्ताव बनाया, तो उसके टॉपिक के बाद कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम, संदर्भ, समस्या का संदर्भ देंगे जिसमें आप समस्या की पृष्ठभूमि देते। सो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम गिव्स द बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम। पृष्ठभूमि की, कैसे आपने ये समस्या ली, इस समस्या पर आपने हाथ कैसे रखा, 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ में आपको समस्या के संदर्भ को, पहला बिंदु हो गया समस्या के संदर्भ के बारे में। हाउ हैव यू अराइव्ड एट दिस प्रॉब्लम, इस समस्या पर आपकी दृष्टि कैसे गई, आप क्यों इस समस्या की ओर आकर्षित हुए, कैसे आकर्षित। फिर आपने फाइनली जो शोध की समस्या निर्धारित की है उसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में देंगे। स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स ऑफ जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजिंग और कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस being organized by the university। So statement of the problem which indicates the specific title of the study
यूजुअली इट इज इन ए क्वेश्चन, प्रश्नवाचक होता है। क्या जानना चाहते हैं? विश्वविद्यालय आमतौर से परीक्षाएं लेता है, उनकी क्या समस्याएं हैं शिक्षकों की, हम ये जानना चाहते हैं, या विद्यार्थियों की या अभिभावकों की क्या समस्या, इस तरह रिसर्च आपकी। फिर इस समस्या से संबंधित जो शोध हुए हैं, संबंधित शोध हुए हैं, उनका रिव्यू आपको जर्नल्स में देखना होगा, इंसाइक्लोपीडिया, मोनोग्राफ्स, वही आपको लाइब्रेरी में बैठकर इंसाइक्लोपीडिया, मोनोग्राफ्स, रिसर्च जर्नल देंगे और आप देखेंगे कि जो आप प्रॉब्लम प्रस्तावित कर रहे हैं उससे संबंधित और शोध क्या हो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इस पर पहले शोध हुआ हो और आप फिर उस पर दोबारा पुनरावृत्ति कर रहे हैं, पृष्ठपेषण कर रहे हैं। तो आपको प्रपोजल में रिव्यू ऑफ द लिटरेचर देना पड़ेगा, जिसमें रेलिवेंट स्टडी जो आपके प्रॉब्लम से कनेक्टेड है उनके बारे में ब्रीफ, ये फलाने ये स्टडी किया, ये परिणाम था, फलाने ये स्टडी किया, ये परिणाम था, और इसके बाद स्टेटमेंट आपके शोध में आपकी शोध की परिकल्पना क्या, उसमें कौन से रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स, क्या कौन कौन से चर हैं और उनमें किस तरह के संबंध आपने पोस्टुलेट किए हैं। एक एक्सप्लेनेटरी नोट आपको देना होगा कि उन चरों में किस तरह का संबंध आप प्रस्तावित कर रहे हैं, और ये डिक्लेरेटिव एक स्टेटमेंट के पोजीशन स्टेटमेंट के रूप में होता है। फिर क्यों इस परिकल्पना को आपने बनाया और इसका तर्काधार क्या है, रैशनल क्या है, रैशनल मीन्स तर्काधार, क्या तार्किक आधार है जिसके चलते आपने परिकल्पना बनाई। What is the possible reasoning or logic underlying the hypothesis of this? That is what you explain here in this section. और ऑपरेशनल आपने जो चर लिए हैं उनको किस तरह से परिभाषित किया है ये भी देना पड़ता है। ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च आर मेंशन्ड विद एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। और फिर सिग्निफिकेंस ऑफ, ये ध्यान रखिए कि शोध का महत्व क्या है एकेडमिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आपके व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए ये अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, आप क्यों इसको महत्व दे रहे हैं। सो एकेडमिक और सोशल यूजफुलनेस ऑफ द स्टडी यहाँ इस सेक्शन में। तो इस तरह से 7 सेक्शंस मैंने आपको बताए, बहुत ब्रीफ देंगे। फिर आप देंगे द एम्स ऑफ द स्टडी, शोध के उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के बाद फिर आप देंगे कि शोध के लिए क्या प्रतिदर्श आपने लिया है, समग्र क्या है, और उससे किस तरह का प्रतिदर्श चुनने जा रहे हैं, आप किस तरह से प्रतिदर्श चुनेंगे ये लिखेंगे। समग्र पहले बताएंगे, फिर समग्र को बताते हुए आप कहेंगे कि इस तरह से सैंपल, रैंडम सैंपल लेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैंपल लेंगे, क्लस्टर सैंपल लेंगे, कोटा सैंपल लेंगे, क्या किस तरह का सैंपल लेंगे, और फिर आपके स्टडी का अभिकल्प क्या होगा, प्रोसीजर और डिजाइन ऑफ द स्टडी, बिना किसी इधर उधर के संदिग्ध शब्दों के इस्तेमाल के स्पष्ट रूप से ये डिजाइन होगी। और फिर डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट प्रपोज, आप अपने प्रस्ताव में ये भी दिखाते हैं कि आधार सामग्री जो आप लेंगे उसका विश्लेषण सांख्यिकी विधि से, किस विधि से करेंगे, पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे, और किस रूप में आप परिकल्पना के परीक्षण में उन टेस्ट के प्रयोग को उचित मानते हैं। और फिर आपको 12वें में प्रपोज्ड आउटलाइन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट में जो आप थीसिस सबमिट करेंगे उसके प्रस्तावित चैप्टर्स क्या हो, देखिए चैप्टर प्रपोज चैप्टर्स क्या, चैप्टर हेडिंग्स दिए हुए हैं, तो आप देंगे चैप्टर हेडिंग क्या होंगे शोध में। इंट्रोडक्शन में सारी बातें आ जाएंगी, प्रॉब्लम क्या, कैसे आपने लिया, ये प्रॉब्लम कैसे लिया, किस प्रकार का। ये जब आप शोध पूरा करेंगे तो चैप्टर्स जिनमें आप रिपोर्ट, शोध की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, वो चैप्टर्स क्या क्या होंगे,
ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडी, उसमें स्टडीज जो अध्ययन हिंदुस्तान में हुए हैं, जो बाहर हुए हैं, बाहर की दूसरे अब्रॉड, और तीसरा डिजाइन एंड प्लान ऑफ द स्टडी, आपके शोध का विकल्प और योजना क्या रही है, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड चौथा चैप्टर प्रस्तुति, विश्लेषण और परिणामों का निर्वचन, फिर जनरलाइजेशन, कंक्लूजन्स एंड इम्प्लीकेशन, और लास्ट में दैट इज हाउ यू इंडिकेट। आप ये सबको आप सिनॉप्सिस में रिफ्लेक्ट कर, उससे लगता है कि आपने सोचा है, रिसर्च के बारे में आपने ट्रेनिंग ली है और रिसर्च कोर्स किया है, आप जानते हैं कि रिसर्च में थीसिस कैसे रिपोर्ट की जाती है, ये चैप्टर्स। और फिर बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ, कौन कौन सी पुस्तकें आप पढ़ेंगे, रिलाई करेंगे, जिनसे आप अपने शोध में मदद लेंगे, वो पूरी 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से किताबों की सूची बिब्लियोग्राफी उसमें जो किताबें हैं, जो जर्नल्स हैं, उनमें लेखक के नाम, टॉपिक्स और ईयर ऑफ पब्लिकेशन और जहाँ से ये सब दिया जाता है। So these are the 13 points, and then you give as a 14 points your biodata. आपका शैक्षिक जीवन वृत्त क्या है, आप क्या क्या किन किन एरियाज में काम किया। तो नाउ आई कंक्लूड, ये आपको रिसर्च सिनॉप्सिस बनाना है, और रिसर्च सिनॉप्सिस से देखकर पता चल जाता है कि आपकी तैयारी शोध में किस प्रकार की है, आपने शोध के बारे में जो ट्रेनिंग लिया है उसमें आपकी आज हम लोग 3 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा किए, जिसमें फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन। सर जी सर, तो कोई सवाल पूछना है, कोई स्पष्टीकरण, कोई ब्रीफली? जी, राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट और प्रिपरेशन और रिसर्च सिनॉप्सिस, तीनों बिंदुओं पर हम लोगों ने काफी सरल शब्दों में समझने का प्रयास किए। सर का व्याख्यान बहुत ही टू द पॉइंट, बिंदुवार समझाने का सर प्रयास किए। आप लोगों के सामने अगर कोई समस्या हो, कोई चीज समझ में न आई हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप रखें। सभी शोधार्थीगण से आग्रह है कि अगर आपके पास कोई समस्या हो तो अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अनम्यूट करने के बाद अपने प्रश्न को रखिए।
वंदना शिक्षा यस सर। जी, कोई प्रश्न है? जिस भी तरह का प्रश्न हो सर, आज आप लोगों के बीच हैं इस आवासीय कक्षा में। आप अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। जो भी प्रश्न हो आप निश्चित रूप से रखिए। हेलो सर, मैं विजय प्रताप। बोलो, बोलिए। सर जूलॉजी से सामने श्रीवास्तव। सर हम रेफरेंस कितना दे सकते हैं सर? हाँ? सर रेफरेंस कितना दे सकते हैं थीसिस में? क्या दे सकते हैं सर? थीसिस में रेफरेंस कितना दे सकते हैं? रेफरेंस? यस सर। रेफरेंस तो जितना तुमको जरूरी है उतना ही दोगे ना, उसका कोई वो नहीं होता है। आप रिसर्च करने में आप मान लीजिए प्रॉब्लम से लेकर आप डेटा एनालिसिस तक जो कंसल्ट किए हैं, जो ग्रंथ किए हैं, जो जर्नल्स किए हैं, उनको दिया जाता है। उसकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है। और लेकिन इतना भी ना हो कि हर बात को आप रेफरेंस, हर चीज को रेफरेंस ही करें। ठीक है, रेफरेंसेस जो हैं बहुत ही एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे लगे कि आप जो बात कर रहे हैं वो प्रमाणित हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही लिख रहे हैं, कोई ना कोई आधार है, कहीं न कहीं सपोर्ट है। तो संदर्भ का होता है, जहां जरूरी है वहीं संदर्भ लिया जाता है और उस संदर्भ को रेफर किया जाता है। मान लीजिए कहीं से कोट किया है, या कहीं मान लो किसी ऑथर की जो परिभाषा है उसको आपने लिया है, तो उस कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, ये सब आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हर स्तर पर आपको रेफरेंसेस बनाने चाहिए और उसका एक पैटर्न है बनाना। हेलो सर, मैं सोशियोलॉजी से विजय प्रताप वर्मा। सर जैसे शोध विषय मान लीजिए कोई चुनाव करे, जैसे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति, तो सर क्षेत्र का जैसे चुनाव करना होता है, तो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे भाई हम पूरा भारत का अध्ययन नहीं कर सकते, ना यूपी का पूरा कर सकते हैं, तो इसमें सर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप पहले ये देखिए कि आप कितना आपके लिए संभव है। अब व्यावहारिक दृष्टि से आप कहाँ तक डेटा वगैरह एनालिसिस के लिए डेटा ले सकते हैं, मिल सकता है। पहले तो ये देखना चाहिए कि जहां आप रिसर्च करेंगे वहां डेटा मिल जाएगा क्या, और डेटा की जो टूल्स हैं वो टूल्स अवेलेबल हैं क्या। ये सब बातें ये व्यावहारिक दृष्टि से देखी जाती हैं। और जैसा आपने सांस्कृतिक काव्य धारा दूसरी में कर रहे हैं, राजेंद्र जी आप अपने को म्यूट कर लीजिए। व्यक्तिक काव्य धारा मैं म्यूट हो जाता है। आपको पहले तो व्यवहारिक दृष्टि से जितना संभव हो, मान लीजिए आपके पास कम रिसोर्स है, कम समय है, आप ज्यादा हाथ पांव नहीं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा और प्रणय मूलक व्यक्तिक, तो आपको व्यवहारिक दृष्टि से देखना होगा। और ये नहीं कि आप पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करेंगे और पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगे। आपको अपने जनपद या ऐसे परिस्थिति से जहां पर आपको डेटा मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये ध्यान देना। यस प्लीज। जी सर, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हाँ सर, प्रणाम सर। मैं सर सोनम सिंह बोल रही हूँ सोशियोलॉजी से। सर रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस में सर क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं सर, दोनों एक ही चीज है? एक ही चीज। जी सर, धन्यवाद।
हेलो जी सर, synopsis, प्रणाम सर। proposal एक ही चीज। जी सर, प्रणाम सर, मैं ज्योग्राफी से कुसुम लता यादव बोल रही हूँ। सर, जो रिसर्च सिनॉप्सिस बताया है इसमें का जो प्रथम द्वितीय तृतीय ये सब बताया है, और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है अभी जो सोनम क्वेश्चन पूछी है कि रिसर्च प्रपोजल और सिनॉप्सिस में क्या अंतर है। तो जैसे अरे भाई, रिसर्च शोध का प्रस्ताव है, आप प्रस्ताव बनाएंगे कि हम प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम की हेडिंग, ये शीर्षक ये है, इसकी पृष्ठभूमि ये है, इसमें परिकल्पना ये है, इसमें सैंपल, ये प्रस्ताव में ये सब इंडिकेट किया जाता है। शोध का टॉपिक देंगे, फिर प्रॉब्लम का पर्सपेक्टिव, पृष्ठभूमि बताएंगे, फिर आप किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं और क्या परिकल्पना है जिसका परीक्षण करने, ये सब चीजें, और कैसे करेंगे, सैंपल क्या होगा, आप डेटा कैसे लेंगे, ये सारा डिटेल जो है सिनॉप्सिस में या रिसर्च प्रपोजल में अवेलेबल होना चाहिए। इट इज ए कंप्लीट नरेशन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू through your research and how are you going to do your research. पूरा नरेशन होना चाहिए, पूरे आप उसमें जिक्र होना चाहिए कि आप कैसे, किस विषय पर शोध कर रहे हैं, समस्या क्या है, क्यों लिया गया है, इसका महत्व क्या है और उद्देश्य क्या है, और इस तरह से आपने कैसा सैंपल लिया है, सैंपल प्रस्तावित किया है, और आप उससे डेटा कैसे लेंगे, और जो थीसिस लिखेंगे उसमें कितने चैप्टर्स होंगे, उन चैप्टर्स में क्या क्या होंगे, ये सारा प्रपोजल में दिया जाता है। उससे लगेगा कि आपकी शोध से संबंधित तैयारी कितनी अच्छी है। तो शोध का प्रपोजल ये बताता है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की शोध के लिए। यस प्लीज। सर, हम जियोलॉजी से नूपुर श्रीवास्तव बोल रहे हैं। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर, जैसे हम कोई प्रॉब्लम लेंगे कोई, तो कैसे पता चलेगा कि इस पे रिसर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ पे हम चेक करेंगे? आपको जर्नल्स में देखना होगा, मोनोग्राफ्स, रिसर्च मोनोग्राफ्स होते हैं, इंसाइक्लोपीडियाज होती हैं, आपको लाइब्रेरी में इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश या मोनोग्राफ्स, उस विषय से संबंधित जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, आप रिसर्च लाइब्रेरीज हैं, रिसर्च वर्कर्स हैं, उनसे कांटेक्ट करके आपको लिटरेचर मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। जो आपका गाइड होगा वो बताएगा। जी प्रणाम सर। सर हम संध्या शर्मा ज्योग्राफी से बोल रहे हैं सर। जैसे एक रिसर्च सिनॉप्सिस या प्रपोजल जो हम लोग तैयार करते हैं उसको कितने पेज में मैक्सिमम लिखा जाना चाहिए? 5 to 7 pages, not more than 10 pages. जी सर। जी प्रणाम सर, थैंक यू सर। सर मैं आलोक त्रिपाठी बोल रहा हूँ साइकोलॉजी से। सर ये जो सैंपल है सर, कम से कम कितना होना चाहिए? सैंपल? जी सर। सैंपल ऑफ योर स्टडी? जी। वो उतना होना चाहिए जो रिप्रेजेंट कर सके, न तो बहुत बड़ा होना, मतलब बड़ा तो आप व्यवहारिक नहीं होगा, तो आप जिसको आप जितना व्यवहारिक दृष्टि से संभव हो वो 200, 300, 400, 500 इस तरह से रखा जाता है। जी सर। और ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के अनुसार सैंपल साइज तय होता है। जैसे सर हम आवासीय और दीवा छात्र लेना चाहते हैं तो कितना सैंपल ले लें? कम से कम 300। जी सर, थैंक यू सर। तभी जनरलाइज कर सकेंगे। जी। प्रणाम सर। सर जैसे मेरा टॉपिक है कि वाराणसी जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन पर ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन। तो इसके तहत मैंने जितने भी वाराणसी जनपद में जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक वाइज मैंने विद्यालय चुना और उसमें मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को लिया है। तो इसको मैं कैसे जो है कि कैसे बांट सकती हूँ, जैसे ग्रामीण, शहरी या सरकारी, गैर सरकारी, तो इसको किस पर्पज से मैं रख सकती हूँ और कितना सैंपल मैं ले सकती हूँ? देखो, एक तो ये सुनिश्चित करना होगा कि हर विकास खंड रिप्रेजेंट हो जाए, ऐसे विद्यालय
हों आपकी सूची में जो सारे विकास खंड को रिप्रेजेंट करते जी। और वाराणसी के जो विकास खंड हैं 10-12 उन सभी से विद्यालय लेने होंगे। और ये जी। जरूरी नहीं कि आप सारे विद्यालय ले लें, मान लो 100 विद्यालय हैं उनमें से 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, जितना आप रेडिली आप और कम से कम साधन के उपयोग से आप डेटा ले सके, जहाँ तक आपकी रीच उनकी पकड़ संभव हो उनको लेना चाहिए। और इसके लिए जैसे आपने 200 विद्यालय ले लिए तो सारे विकास खंड हों, उसमें शहरी भी हों और उसमें ग्रामीण भी हों और मेल और फीमेल, ये सारे तत्वों को ध्यान में रखते हुए सैंपल को रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए, तभी आपकी स्टडी जो है वो डिपेंडेबल होगी। ठीक है सर प्रणाम, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। थैंक यू सर। सर रिपब्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? क्या चीज? रिपब्लिकेशन। रिपब्लिकेशन? हाँ सर। क्या रिपब्लिकेशन? रिपब्लिकेशन का अगर कोई मतलब रिपब्लिकेशन का मतलब क्या होता है सर? मैंने तो शब्द ये सुना नहीं भाई, रिपब्लिकेशन क्या होता है? पब्लिकेशन तो सुना है, रिपब्लिकेशन क्या? अच्छा सर, मैं कहीं वर्ड देखा कहीं सर। नहीं तो गलत देखो, पब्लिकेशन तो है आपने रिसर्च किया है और आपने रिसर्च रिपोर्ट बनाई है, जर्नल के लिए बनाई है, तो जर्नल में छपता है। अच्छा सर। तो पब्लिकेशन हो गया, आपका जर्नल हो गया, आर्टिकल हो गया। और ये जर्नल कई बार आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं जर्नल्स के लिए, तो वो उसकी एक पहले से क्रिटिकिंग होती है कि आपका जो रिसर्च आर्टिकल है जर्नल में रखने लायक है या नहीं। तो आपसे बहुत सारी क्वेरीज पूछी जाएंगी, उस फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में जर्नल प्रिस्क्राइब करता है रिसर्च रिपोर्ट को। तो ये सब रिपब्लिकेशन है, पब्लिकेशन ऑफ हाउ डू यू पब्लिश योर रिसर्च रिपोर्ट्स। आपके थीसिस है, थीसिस से आप मान लीजिए कोई उसे खास हिस्से को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उस पर बेस्ड आप रिसर्च आर्टिकल लिखिए और उसको जर्नल्स में छपवाइए। और कोई प्रश्न? हेलो जी हाँ। हेलो सर, मैं राजकुमार ज्योग्राफी से बोल रहा हूँ। सर जैसे मेरा टॉपिक ये है कि लखीमपुर के बाढ़ क्षेत्र और उसका लोगों पर प्रभाव। तो सर क्या ये टॉपिक सही है? क्या किस लखीमपुर का बाढ़ क्षेत्र और उसका लोगों पर प्रभाव? बाढ़ क्षेत्र में फ्लड जहाँ आया था, फ्लड। यस सर, यस सर। तो आप पहले लखीमपुर मत रखिए, लिखिए बाढ़ क्षेत्र का जनजीवन पर प्रभाव, और फिर रखिए लखीमपुर जनपद के संदर्भ में। यस सर। ऐसे करना चाहिए, पहले फोकस होना चाहिए समस्याओं पर। यस सर। वो समस्याएं कहाँ से जुड़ी हुई हैं, किस हैबिटेट से जुड़ी हुई हैं, तो लखीमपुर से जुड़ी हुई थी लखीमपुर। यस सर। तो सर इसका सर डाटा सर क्षेत्र में जाके मतलब पूछना पड़ेगा लोगों से? हाँ, आपको देखना होगा, उसमें तो बहुत सारे लैडर्स होंगे जो जन सामान्य है उनसे, फिर जो जन सामान्य से जो जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको चला रहे हैं, वो क्या समस्या महसूस करते हैं। और इस तरह से गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एनजीओ कौन कौन काम कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं उनको फेस, ये सारा आपको होलिस्टिक व्यू लेना है। यस सर। तो सर इसके विषय में कितना काम हुआ है या सर कितना काम, मतलब ये सर कैसे हम लोगों को पता चलेगा? ये तो जर्नल्स देखने पड़ेंगे, देखो गवर्नमेंट भी रिपोर्ट्स देती रहती हैं और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें लाइब्रेरी होती है, तो आपको जर्नल्स देखना पड़ेगा। यस सर। एरिया में आप इंटरेस्टेड हैं उससे संबंधित एरिया में जर्नल्स के जो आर्टिकल्स है चिन्हित करिए, फिर पढ़िए इस तरह से। यस। कई बार आप रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो उसी में दिया रहता है कि ये रिसर्च प्रॉब्लम में हमने यहाँ कंसल्ट किए हैं, ये एरियाज हैं, तो आपको बहुत सारा रेफरेंसेस मिल जाएगा।
नहीं सर, इसे कोई टॉपिक लेने से पहले हम लोग ये पूरा नहीं समझ पाते हैं कि सर इसका मतलब टूल्स हमें मिल पाएंगे या डाटा पूरा मिल पाएगा, कोई दिक्कत तो रिसर्च में आगे नहीं होगी, जैसे बीच में कोई दिक्कत होगी तो फिर उसको छोड़ना पड़ जाएगा। आपको आपका रिसर्च गाइड होगा, वो बताएगा ना। रिसर्च गाइड समझदार आदमी होता है, अनुभवी होता है, तो आपको ये देखेगा कि ये गर्त में न चला जाए। यस सर, में गिर जा। सर टॉपिक लेने में भी हमारा गाइड जो होगा हमारी मदद करेगा। गाइड मदद करेगा, लेकिन गाइड के पॉकेट से वो रिसर्च प्रपोजल नहीं आएगा, आपको बनाना होगा। यस सर, टॉपिक आपको चिन्हित करना होगा, रिसर्च आपको करना है, डिग्री आपको मिलनी। गाइड तो खाली गाइड है, मार्गदर्शन तो करेंगे हमारा। हाँ, वो बताएंगे यहाँ पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ये जर्नल पढ़ो, ये आर्टिकल पढ़ो। ये जो अच्छा आपका गाइड होगा, जानकार होगा, वो पूरा होता है और बता देगा आपको कि ये पढ़ो। और एक ध्यान रखिए, जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड 2-3 किताबें पहले पढ़िए, तब आपको जानकारी। यस सर, थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? हेलो। तुम्हारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। इसी तरह के प्रश्न जो नई एंट्री करने वाले रिसर्च हमारे यहाँ कन्वेंशन नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 महीने आपको लाइब्रेरी में छोड़ दिया जाता है, आप पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर रिसर्च ज्यादा हुई हैं और आप किस में इंटरेस्टेड हैं, उसके आधार पर उनको चुनते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, राजकुमार जागर पे सर एक क्वेश्चन और है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे अब हम लोगों को अभी जैसे एक सिनॉप्सिस बना के उसका प्रारूप थोड़ी सी बना के सर जैसे प्रेजेंटेशन करना है सर, प्रैक्टिकल वर्क में दिया हुआ है, तो सर इतनी जल्दी सिनॉप्सिस कैसे बन पाएगी? भी हम लोग कुछ ज्यादा पढ़े भी नहीं, तो यही पढ़ रहे हैं। आपको टाइम लेना चाहिए, 1 महीने 2 महीने 1 साल लगा दिए हैं तो आपका दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष है। लेकिन आपको जल्दबाजी में आप सिनॉप्सिस नहीं बना सकते, उसके लिए काम करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में गाइड जिसके अंदर आप काम करना चाहिए, पहले उससे संपर्क साधिए, आप बात करिए, और जो ऐसे आदमी जो में काम किए हैं उनसे कांटेक्ट करिए और फिर आप प्रॉब्लम बनाइए, फिर सिनॉप्सिस डेवलप। दैट इज द प्रोसीजर टू डू। नहीं तो वो सर जल्दी में नहीं बन सकते ना, इतनी जल्दी सर। अब जैसे प्रेजेंटेशन करना रहेगा हम लोगों को तो कहाँ बना पाएंगे? नहीं तो अभी तो हम लोग पूरा समझ नहीं पाए हैं। हाँ तो अब तो समझ में कुछ आने लगा है। हाँ अब समझ में सर आ गया, लेकिन अभी बहुत सी चीजें सर अभी उसको किए नहीं है, व्यवहारिक रूप से नहीं किए हैं, तो दिक्कत है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जब आप रिसर्च शुरू करोगे, यस सर, तब आपको बहुत सी बातें ऐसे जानकार आदमी से आपको मदद मिलेगी जो सचमुच जानकार है। नहीं सर, अगर आप ऑफलाइन पढ़ाए होते हम लोगों को तो शायद हम लोगों को बहुत 100% क्लियर हो गया होता। तो क्या करें, कोरोना क्या है ये? यस सर, यस सर, यस सर। सर ऑनलाइन पढ़ाए तब भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और बहुत कम मतलब जो संदेह रह गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। टाइम अपने शेड्यूल से इधर उधर करके आपके लिए टाइम निकाला है। मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन मुझे भी बहुत काम करना पड़ा है और मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि इतनी जल्दी कोई प्रपोजल नहीं बनता है। हम लोग 5-5, 6-6 महीने रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ काम करता है और तब रिसर्च प्रपोजल बनाता है और फिर प्रेजेंटेशन करता है, फिर देखते हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं कि कई कमियां रह जाती। यस सर, ये इतना आसान काम नहीं है। As people make it or as people will help you to see. यस सर, तो वही सर हम लोगों को जो प्रैक्टिकल वर्क में तो हम लोगों को बड़ा मतलब कभी कभी बड़ी गहरी सोच में पड़ जाते हैं, कैसे करेंगे ये सब। देखो, अनुभवी आदमी से अपने को जोड़िए अपने विषय में, जिनके साथ आप रिसर्च करना चाहते हैं, फिर उनसे बात करिए, उनसे किताबें रिकमेंड करवाइए और जो सचमुच जानकार विद्वान होगा वो आपको बताएगा ये किताब पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ऐसे पढ़ो। यस सर, आप उसमें शॉर्टकट निकाल सकते हैं क्योंकि समय कम है आपके पास, तो कहाँ कहाँ विस्तार में पढ़ेंगे उसको चिन्हित कर लीजिए। और इस समय देखो, आपको स्टडी हैबिट्स डेवलप, रीडिंग स्किल डेवलप करना होगा। रीडिंग एक तो होती है स्किमिंग, जल्दी जल्दी पढ़ना, और एक है कि आपने इंटेंसिव रीडिंग
तो आपको आपके अंदर रीडिंग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। यस सर। आप अच्छा प्रपोजल बना सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज में रीडिंग स्किल्स डेवलप ही नहीं की जाती है रिसर्च स्कॉलर्स। यस सर। रिसर्च जर्नल दिया जाएगा आपको, मैं जैसे करता हूँ आपको 5 रिसर्च आर्टिकल्स दे दूंगा जर्नल से, कौन समरी बनाओ। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कि ये रिसर्च कैसे कैसे हुआ। यस सर। मान लो आप 5 नहीं 3 ही रिसर्च जर्नल्स के आर्टिकल ले लीजिए, उनको समरी करिए। यस जब सर। समरी बनाएंगे तो आप बहुत सी चीजें सीख जाएंगे, समझे? सर एक चीज ये भी सर, जैसे यूनिवर्सिटी खुल जाए तो हम लोग इतने ज्योग्राफी के बच्चे हैं सर, तो मिलेंगे तो डिस्कस होगा आपस में, तो उससे भी टॉपिक मतलब जो है सिनॉप्सिस बनाने में मदद मिलेगा। बिल्कुल। तो अभी हम लोग सब कांटेक्ट में नहीं हो पाए हैं, तो विचार आदान प्रदान नहीं हो पा रहा, तो ये और तो भी दिक्कत हो रही बहुत है। जरूरी है कि आप सब्जेक्ट वाइज आपका कांग्रीगेशन होना चाहिए। आपका एक सम्मेलन, आप कांग्रीगेशन का मतलब एक समूह होना चाहिए जो आपस में इंटरेक्ट करे, तो आपको फायदा होगा। दूसरे की प्रॉब्लम आप समझेंगे, आपकी प्रॉब्लम समझेगा, उनकी प्रॉब्लम, इस तरह से एक खास तरह का पूल्ड थिंकिंग आपकी डेवलप होगी उस विषय से। बहुत जरूरी है। यस सर। सर कुछ अब जैसे कोरोना की वजह से कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई, उस तरह से विश्वविद्यालय के द्वारा किया नहीं जा सका, लेकिन इस परिस्थिति में भी जो सर्वोत्तम हो सकता था उसको करने का प्रयास किया गया। और जी, और सभी शोधार्थी इसके लिए बहुत आभारी रहेंगे सर आपके, कि आपके द्वारा इन लोगों को एक नई दृष्टि दी गई। अब इनके अंदर वह क्षमता निश्चित रूप से आ गई है कि वह अपने सिनॉप्सिस बनाने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो इनके पास है। अब आवश्यकता है कि यह लोग अपने उस दृष्टि का उपयोग करके, उस कौशल का उपयोग करके अपना सिनॉप्सिस तैयार करें। साथ ही साथ इन लोगों को एक चीज और, यह जो सिनॉप्सिस बनेगी इस पर रिसर्च करने के लिए ही नहीं होगा, बल्कि यह एक आपके पेपर का भाग है, एक पेपर का भाग है, उसको पास करने के लिए केवल दिखाना है। जब पास हो जाएंगे इस कोर्स वर्क में, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जब गाइड अलॉट हो जाएंगे आपको, तब आप मिल करके एक फाइनल सिनॉप्सिस तैयार करेंगे। अब आपके ऊपर है कि 1-2 महीने या 6 महीने कितने समय में तैयार कर लेते हैं, तब उस पर आप काम करना शुरू करेंगे। यह केवल आपका थ्योरेटिकल जो अभी पढ़ाया गया है उस ज्ञान का मूल्यांकन करना है कि यहाँ हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या सीख पाए, कितना सीख पाए हैं, जो आगे रिसर्च में उपयोग करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस तरह से हम लोगों का जो प्रथम प्रश्न पत्र था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, सर के द्वारा उसमें 39 दिनों में 39 एपिसोड के द्वारा आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर किया गया। सर को हम धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन हम धन्यवाद भी नहीं दे सकते। सर से आग्रह करेंगे कि इसी तरह सर जब भी आपको समय निकले और जब हमारे शोधार्थियों की आवश्यकता हो, थोड़ा सा समय जरूर निकालेंगे आप अपना आशीर्वाद देने के लिए। इसी के साथ हम शोधार्थी शिक्षा शास्त्र की वंदना सिंह से आग्रह करेंगे कि सर को धन्यवाद ज्ञापित कीजिए। वंदना सिंह। जी सर। आदरणीय डॉक्टर रमाकांत सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यह शुभ अवसर प्रदान किए हैं। इसके साथ ही मैं एक लाइन से अपने गुरु श्रेष्ठ के लिए कहना चाहूंगी, सूर्य की ऊर्जा गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कोई आकार, गुरु का सद सानिध्य ही जग में है उपहार, प्रस्तर को छड़ गढ़े मूरत हो तैयार। हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर के.पी. पांडे सर, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और डायरेक्टर ऑफ सेपा, आपके द्वारा 19 अक्टूबर से 14 दिसंबर यानी आज तक कुल 39 लेक्चर के द्वारा निरंतर हम सभी शोधार्थी गण को आपके ज्ञान व अनुभव की अनुकंपा सर्वदा प्राप्त हो रही है। और आपने आज अत्यंत ही सरल एवं स्पष्ट शब्दों में हमें
शोध में सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष निरूपण तथा शोध या डिसर्टेशन हेतु शोध प्रतिवेदन तथा शोध प्रस्ताव कैसे बनाया जाता है, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में और सरल शब्दों में हम लोगों को बताया। इससे पहले भी आपके द्वारा शोध के ऊपर जो है 39 लेक्चरों में जो है शैक्षिक शोध होता क्या है, उसके क्षेत्र कौन से होते हैं, कितने प्रकार का होता है, शोध करने की विधियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इसके बाद उस शोध की जो समस्या होती है उसका चयन हम किस तरह से करते हैं, उसका परिभाषीकरण कैसे करते हैं, परिकल्पना का निर्माण एवं परीक्षण कैसे करते हैं, शोध में प्रतिदर्श का चयन कैसे किया जाता है, शोध के उपकरण कौन कौन से होते हैं और कैसे हम शोध करने के लिए उपकरण का चुनाव करते हैं, शोध के अभिकल्प क्या क्या होते हैं, फिर आधार सामग्री का विश्लेषण एवं निर्वचन इत्यादि। और आज लास्ट में 3 टॉपिक आज सर के द्वारा बताया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सर का शायद आखिरी क्लास है, लेकिन आपके मार्गदर्शन से ही हमें अपने शोध रूपी लक्ष्य को हासिल करने एवं सफलतापूर्वक शोध कार्य को पूरा करने हेतु आपसे प्रोत्साहन मिला है। आपने जिस प्रेरणात्मक उदाहरण के द्वारा शोध से संबंधित सभी चीजों को ऐसा आपके द्वारा बताया गया कि हमें अपने शोध के पथ पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आपने अपने महान एवं तर्कपूर्ण विचारों से, बातों से हम सभी शोधार्थियों की शोध के प्रति न सिर्फ सोच बदली है, बल्कि शोध के लिए एक नया सकारात्मक सोच विकसित हुआ है। आपके साथ बिताया गया क्लास का वो हर पल हमारे लिए बेहद खास व अनमोल है। हम सभी शोधार्थीगण बेहद सौभाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसे गुरु श्रेष्ठ से पढ़ने का मौका मिला। इसके लिए हम सभी सदैव आपके आभारी रहेंगे। निश्चित रूप से आपके द्वारा दिया गया अनुभव, ज्ञान, व्याख्यान हम सभी शोधार्थी गण को YouTube के माध्यम से शायद दोबारा प्राप्त भी हो जाएगा और निरंतर हम पढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इसी तरह आपकी अनुकंपा हमें मिलती रहेगी। अतः मैं वंदना सिंह सभी शोधार्थी गण अपने आदरणीय सर एवं मैम तथा विश्वविद्यालय की तरफ से हृदय से आपको प्रणाम, आभार एवं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके साथ ही मैं आदरणीय सर रमाकांत सिंह सर को हैंड ओवर करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सर का अनुरोध भी किया, धन्यवाद भी दिया। मैं पुनः सर से अनुरोध करता हूं कि सर जब भी हमारे शोधार्थियों को कहीं कोई समस्या आएगी तो निश्चित रूप से एक बार आपके आशीर्वाद के लिए पुनः हम निवेदन करेंगे और सर अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे शोधार्थियों की समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से करेंगे। इसी के साथ सर आज की सर आज की कक्षा विसर्जन की यही अनुमति चाहते हैं। सर नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।